Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of managerial economics. In today's lecture, we will discuss upon the further components of short run cost function. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट द कॉस्ट फंक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम लेवल ऑफ आउटपुट और कॉस्ट के फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो इसे हम कॉस्ट फंक्शन का नाम देते हैं। कॉस्ट फंक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव किया जाता है क्योंकि कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक तो शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरी लॉन्ग रन कॉस्ट। इसी वजह से इसके हमने दो टाइप डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन वाज द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन एंड सेकंड वन वाज द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। इसमें से हमने शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के बारे में स्टडी किया था कि जब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कॉस्ट और लेवल ऑफ आउटपुट के फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो इसे हम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन का नाम देते हैं। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां कुछ फैक्टर्स तो फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, जैसे कि लैंड और कैपिटल फिक्स्ड रहते हैं और जो लेबर है या फिर रॉ मटेरियल है ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। और इनमें जैसे जैसे चेंजेस होता है लेवल ऑफ आउटपुट में जैसे जैसे चेंजेस होता है हम इनमें इन फैक्टर्स की वजह से जो कॉस्ट में चेंज होता है उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के बेसिस पर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया था, जिसमें पहला था टोटल फिक्स कॉस्ट, सेकंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड वन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसके साथ आपका नेक्स्ट वन था एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, और लास्ट वन था इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने शुरू के 5 कंपोनेंट्स तो डिस्कस कर लिए थे, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट को स्टडी किया था हमने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी किया था, टोटल कॉस्ट को स्टडी किया था, एवरेज फिक्स कॉस्ट को स्टडी किया था और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। क्या मतलब है एवरेज कॉस्ट का? जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। क्योंकि जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। और एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट से ड्राइव की जाती है। तो अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी मुझे? आई विल गेट एवरेज कॉस्ट। इट मीन्स दैट एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक तो डेफिनेशन ये होगी इसकी ना। दूसरी डेफिनेशन और क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि जिस तरह से पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट को एवरेज फिक्स कॉस्ट कहा जाता है और पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है, इसी तरीके से पर यूनिट टोटल कॉस्ट को भी हम एवरेज कॉस्ट का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। इट मीन्स दैट एवरेज कॉस्ट कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसका मैथमेटिकल वे में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? एटीसी और एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। जिसकी फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो एएफसी और एबीसी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, अब एएफसी को हम लिख सकते हैं टीएफसी अपॉन क्यू। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इसको। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं टीबीसी अपॉन क्यू। दैट इज क्लियर। अब हमने क्यू यहाँ ले लिया एलसीएम, तो ऊपर क्या जाएगा? टीएफसी प्लस टीबीसी। और टीएफसी प्लस टीबीसी ये किसके बराबर होता है? टोटल कॉस्ट के बराबर होता है ये। तो इसको हम लिख देंगे टीसी अपॉन क्यू। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मेट ड्राइव हो गया। तो हम इस तरह से एवरेज कॉस्ट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इस तरह से एवरेज कॉस्ट कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब हमें अगर इसको ग्राफिकली ऑब्टेन करना हो तो ग्राफिकली हम इसको किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं ये और देख लेते हैं एक बार इसको हमें ना। तो यहाँ मैंने कर्व ड्रॉ कर रखा है प्रॉपर वे में, जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने डिफरेंट कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है, जैसे एएफसी, एबीसी और एसी। क्योंकि जो एसी है वो हमें एएफसी और एबीसी के टोटल के बेसिस पर ऑब्टेन होगी। हमने स्टडी किया था एएफसी कर्व क्या होता है। एएफसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लगातार डाउनवर्ड स्लोप वे में जा रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एएफसी कर्व, क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट को बढ़ाओगे
टीएफसी की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, तो इस तरह से आपकी एएफसी की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो इसी वजह से एएफसी का जो कर्व है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवीसी क्या होता है? एवीसी यू शेप्ड होता है। सबसे पहले तो ये डिमिनिश होता है, फिर अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंचता है जिसे हम ऑप्टिमम आउटपुट का नाम देते हैं, और फिर यहाँ से ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो नीचे वाला कर्व है वो एवीसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम एएफसी कर्व और एवीसी कर्व को ऐड करेंगे तो हमें एसी कर्व ऑब्टेन हो जाता है। जो भी कैसा, जो ये भी, इसका भी शेप कैसी होगी? यू शेप्ड कर्व होगी जैसे कि एवीसी कर्व की शेप है, क्योंकि फाइनली जो एसी कर्व है वो भी एवीसी कर्व की तरह ही बिहेव करेगा। पहले तो ये लगातार डिक्रीज होगा, फिर ये अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंचेगा जिसे हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के नाम से जानेंगे, यानी कि उस लोएस्ट लेवल के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो ऑप्टिमम आउटपुट कहलाएगा। और फिर इसके बाद जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाएंगे एवरेज कॉस्ट लगातार इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये किस वजह से होता है? ये होता है कि जब स्टार्टिंग लेके चलते हैं तो इंक्रीजिंग एमपी का केस होता है, और इस इंक्रीजिंग एमपी की वजह से जो एसी है वो लगातार डिक्रीज होती है और उसके बाद अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है, और फिर उस लोएस्ट पॉइंट के बाद से केस शुरू हो जाता है डिमिनिशिंग एमपी का, और डिमिनिशिंग एमपी एग्जिस्टेंस में आने की वजह से एसी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कॉस्ट और प्रोडक्शन, यानी कि अगर मैं एमपी की बात करूंगा और एसी की बात करूंगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्कआउट करते हैं। अगर एमपी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट कम होगी, और अगर एमपी डिक्रीज होगी तो कॉस्ट इंक्रीज होगी। दोनों का अपोजिट बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एएफसी और एवीसी कर्व के हेल्प से एवरेज कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको ग्राफ में ऑब्टेन किया है, जो कैसा होगा? यू शेप्ड। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन, एंड दिस इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम एमसी से भी जानते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व का पहले हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट required to produce one addition unit of a commodity. It is measured by the change in total cost resulting from a unit increase in output. मार्जिनल जो वर्ड है उसका मतलब है कि अगर हम किसी कमोडिटी के रेफरेंस में एक यूनिट को ऐड करते हैं तो उस एक यूनिट को ऐड करने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ, तो जो टोटल कॉस्ट का एडिशन होगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर हो गया? आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करते हो, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हो, तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में जितना एडिशन हुआ या जितना चेंज हुआ उसे हम मार्जिनल कॉस्ट का नाम देते हैं। कैसे मेजर करेंगे इसके लिए नाम? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आउटपुट में हम एक यूनिट का जो इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वजह से टोटल कॉस्ट के चेंज को मेजर करते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट का चेंज है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट यानी कि MCN इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट TCN माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1th यूनिट यानी कि TCN माइनस 1। यानी कि nth यूनिट के टोटल कॉस्ट में से अगर मैं n माइनस 1th यूनिट के टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो nth यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पर निकलकर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है और 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के रेफरेंस में टोटल कॉस्ट आ रही है ₹100 की। अब उसने एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करी तो टोटल यूनिट्स कितनी होगी? 6, और उनको प्रोड्यूस करने के रेफरेंस में जो टोटल कॉस्ट आई वो आई ₹110 यानी कि ₹110। तो जो छठी यूनिट एम्प्लॉय की गई उसकी मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। एन के 6 आएगा तो MC6 कितना जाएगा? TC6 माइनस TC5। ठीक है, TC6 कितना है? 110, और TC5 कितना है? 100। माइनस कर दीजिए, कितना गया? ₹10। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है 6th यूनिट की वो किसके बराबर हो गई? ₹10 के इक्वल हो गई। ऑल्टरनेटिवली मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट टू द चेंज इन टोटल आउटपुट। यानी कि अगर आपको आउटपुट में चेंज एक से ज़्यादा का दे रखा हो तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट को हम MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 फॉर्मूले के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है, दैट इज MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन टोटल आउटपुट के रेशियो को हम मार्जिनल कॉस्ट का नाम देते हैं, और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम मार्जिनल कॉस्ट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम
इसके कर्व की बात करेंगे। इसका कर्व किस तरीके से होता है, तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिक्रीज होता है, फिर अपने लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है और इस पॉइंट के बाद से इसका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एमपी के बेसिस पर ऑपरेट करता है। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो शुरू में तो इंक्रीज होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट जब इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट वे में बिहेव करते हैं। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमनेस होता है या डिक्रीज होता है तब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से इसकी शेप कैसी होती है, इट इज यू शेप्ड कर्व। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे अबाउट द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हियर इस रिलेशन के लिए मैंने प्रॉपर्ली एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को और वाई एक्सिस पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है, इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट कर्व डाउन लेवल पर है और फिर इसको एवरेज कॉस्ट को इसके लोएस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए फिर इससे ऊपर चला जाता है और यहाँ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम आउटपुट के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं तो शुरू में क्या हो रहा है, जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग। तो जब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल हो रही है, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। लेकिन उस केस में जो एवरेज कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से कम है, ठीक है। उसके बाद जब कट करने के बाद AC राइज हो रहा है तो उस केस में MC भी राइज हो रहा है। AC इज राइजिंग, MC इज ऑल्सो राइजिंग, बट AC की वैल्यू क्या है, MC से ज़्यादा है। या हम ये कह सकते हैं कि जो MC की वैल्यू है वो AC की वैल्यू से ज़्यादा है। रिवर्स कंडीशन आ गई। तो जब AC फॉल हो रही है और MC भी फॉल हो रही है तो उस केस में जो AC है वो MC से ज़्यादा है। लेकिन जब राइज हो रहे हैं दोनों तो उस केस में MC क्या है, AC से ज़्यादा है, MC इज मोर देन AC। लेकिन जब हम लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट की बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट जहां पर एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, उस मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि AC इज इक्वल टू MC एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड marginal cost. Thank you.